हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट टर्म फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपकी वेटेज रखता है पूरे 12 मार्क्स की। तो बच्चों, इसकी वेटेज पूरे 12 मार्क्स की है और आपका जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। देन आपका चैप्टर 9 है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज। और आपका जो 10th चैप्टर है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का दर्शन, है ना। तो ये जो कई बच्चों के कन्फ्यूज़न है कि इसमें चैप्टर कौन सा आएगा, ठीक है। वैसे जो अभी मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल का पेपर देखा था, तो उसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 9 और 10 है। तो कई स्कूल्स में चैप्टर जो 1 है वो भी करवा रहे हैं, लेकिन आपके 12 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो मे बी आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 9 और चैप्टर 10 तीनों ही कवर करे, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, 200-300 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ हमें जो आपकी बुक में है उसी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, और वही क्वेश्चन में क्या किए हैं, मैंने प्रिपेयर किए हैं। So let's start the video. Question number first, fill in the blanks. Datas do not have one single document that can be called the constitution. Rather, they have a series of document and decision that they are taken collectively are referred to as the constitution. डेडस के पास एक भी दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सकता है, बल्कि उनके पास दस्तावेजों की एक श्रृंखला है जो निर्णय निर्णय जो उन्हें सामूहिक रूप से लिया जाता है, उन्हें संविधान कहते हैं। मतलब कहने का मतलब उनके पास सिर्फ एक सीरीज़ है डॉक्यूमेंट की। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट है, पूरा लिखा हुआ, जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। एक उसको एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया, ऐसा ब्रिटेन में, सॉरी जो हमारा ऑप्शन ही है कि, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे बच्चों यूनाइटेड किंगडम जो है वो कंसिस्ट है, यानी कि किन किन कंट्रीज से मिलकर बनता है, उसको एक बार हम देखते हैं। तो यूके जो है वो बेसिकली फर्स्ट में हम देखें यहाँ पे तो आयरलैंड है, लेकिन आयरलैंड सिर्फ नॉर्थर्न आयरलैंड आयरलैंड है। देन स्कॉटलैंड है, देन इंग्लैंड है और वेल्स है, ठीक है, ठीक। और इसमें जो मेन कंट्री है वो इंग्लैंड है, यानी कि ब्रिटेन है। तो ये एक यूनिटरी सिस्टम है, इसमें जो सबकी मतलब चलती जो है वो किसकी चलती है, ब्रिटेन की चलती है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, यूके बोलते हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूके कई बच्चे रेफ़र करते हैं किसको, इंग्लैंड को, ठीक है। तो यूके क्या है, पूरे इन 4 कंट्रीज़ को मिलाकर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के पास अपना कोई भी ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे वो कॉन्स्टिट्यूशन बोल सके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर फंक्शन एंड नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपका बुक का पहला ही टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर का कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, यानी कि संविधान क्यों और कैसे का पहला ही टॉपिक है आपका, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको इसमें से देख ऑप्शन चूज़ करने। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि संविधान बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करता है जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये नीड भी है और कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन भी है। पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। देन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक अ डिसीजन इन आवर सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर डिसीजन लेने की शक्ति किसके पास होगी, पावर किसके पास होगी। भाई मान लीजिए, क्योंकि इंडिया क्या है, इतनी सारी मतलब इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो डिसीजन कौन लेगा, हम सब मिलकर तो डिसीजन ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सब अपने क्या करेंगे, व्यूज़ बताएंगे अलग अलग। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया हुआ, रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, हमारे बिहाफ पर क्या लेगा, डिसीजन लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है इसका करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड भी मतलब ठीक करेक्ट है, कि उसकी नीड क्या है और फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें तो ऑप्शन नंबर 2 हिंदी में क्या है, संविधान का उपयोग यह निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है कि हमारे समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है, दोनों के ठीक है।
ऑप्शन नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। देखिए बच्चों, अब हमने गवर्नमेंट तो चूज़ कर ली, ठीक है, बट गवर्नमेंट का क्या मतलब हम कुछ कह नहीं सकते ना कि गवर्नमेंट किस तरह के रूल्स और लेकर आई। मान लीजिए गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को ही एक्सप्लोइट कर रही है, तो क्या करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा उसमें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही भी ये बताएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो आप, नहीं बदल सकते, चाहे वो कोई भी सरकार आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी में कि संविधान कुछ सीमाएं निर्धारित करने के लिए जो सरकार अपने नागरिकों पर लगा सकती है, यानी कि संविधान क्या करता है, कुछ लिमिटेशन लगा देता है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि आप इससे ज़्यादा संविधान के अंदर संशोधन नहीं कर सकते या अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को एक मतलब इनेबल करता है कि वो क्या करे, जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को फुलफिल करे। हिंदी पे देखते हैं हम यहाँ पे, समाज की क्या करनी है, आकांक्षाएं और इच्छाओं को क्या करे, पूरा करे। ठीक है, और एक न्यायपूर्ण समाज का क्या करे, वो गठन करे। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सरकार को मतलब कोशिश करता, मतलब ऐसा इनेबल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 4 ये तीनों ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के नीड भी है और फंक्शन भी हैं। क्वेश्चन बच्चों कैसे भी आ सकता है कि इसका कौन सा फंक्शन है, नहीं को मतलब कौन सा फंक्शन है या नहीं है, या कौन सी नीड है या नहीं है। एक जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, उसी का भी यही क्वेश्चन ऐसे ही बना हुआ है, बस उसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है कि उसमें थर्ड वाला हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है गुड पीपल कम टू पावर, है ना। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं बोलता कि अच्छे लोग ही आने चाहिए सरकार के अंदर। ठीक है, वो ऑप्शन है, तो मैंने क्वेश्चन आपका इस तरह से बनाया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. It held first sitting on Dedas and reassemble as constituent assembly for divided India on Dedas. यानी कि इसकी पहली बैठक डेडस को हुई और विभाजित भारत के लिए संविधान सभा के रूप में फिर से हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, किसकी बात कर रहे हैं, संविधान सभा की। यहाँ लिखा है संविधान सभा का, यानी कि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक व्यक्ति ने तो बनाया नहीं है, ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाए, ठीक है, ना नेहरू जी ने बनाया, ना गांधी जी ने बनाया। तो उसके लिए एक सभा बनाई गई थी जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी कि संविधान सभा। वो उसका क्या करती है, संविधान का 2 साल 11 महीने 18 दिन में निर्माण करती है, यानी कि बनाती है। तो उसकी फर्स्ट मीटिंग कब होती है, देन वो दोबारे कब असेंबल होते हैं, दोबारे उसकी मीटिंग कब होती है। तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 है 9 दिसंबर 1945 एंड 14 अगस्त 1948, एंड सेकंड है 9 दिसंबर 1946 एंड 14 अगस्त 1947। ठीक है, हिंदी में भी ये लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि इनकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो बच्चों कब होगी, 9 दिसंबर 1946 को होगी, 1946 को होगी। और सेकंड यानी कि जब भारत का डिवीजन हो जाएगा उसके बाद वो कब बैठेंगे, 14 अगस्त 1947 को बैठेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हु गिव्स ऑथ टू जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को शपथ कौन दिलाता है। बच्चों ये केबीसी का भी क्वेश्चन, अभी केबीसी में पूछा था ये, कि क्योंकि जनरली क्या होता है, जो पीएम होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, ऑथ कौन दिलाते हैं, तो वो कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, बट जो हमारे इसमें ऑप्शन है, जैसे लॉर्ड, अब इसमें ऑप्शन भी है, राजेंद्र प्रसाद भी क्या होते हैं, प्रेसिडेंट ही होते हैं, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन भी है और राजेंद्र प्रसाद भी है, वो ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, विल बी द करेक्ट आंसर। जब जवाहरलाल नेहरू जब फर्स्ट जो इलेक्टेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया के, तो अब आप यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इनके बगल में, जवाहरलाल नेहरू के बगल में कौन खड़े हैं, माउंटबेटन खड़े हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वही उनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, और इंडिया के क्या होते हैं, लास्ट वाइसराय भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गलत कथन आपको चुनना है इसमें, संविधान सरकार के गठन और शक्ति के बारे में एक लिखित दस्तावेज है। ठीक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि क्या बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और उसके क्या क्या कार्य हैं या कौन कौन सी पावर उसके पास है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड वाले में
हिंदी में जैसे कि संविधान केवल लोकतांत्रिक देशों में आवश्यक है, ठीक है, यानी कि अगर हम इंग्लिश की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशंस एग्जिस्ट एंड आर रिक्वायर्ड ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो सकता है या ठीक भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, आप बताएंगे बच्चों एक बार। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ही होंगे, है ना। डिस्कस करने वाला टॉपिक है ये भी, कि मान लीजिए पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उधर आपको पता है कि सेना का रूल होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जिनके पास अपना क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है, वो बात अलग है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे वो चलते हैं या नहीं चलते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या, हमें वैसे ही पता चल गया। अब तीसरा भी देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इट्स सिटीजन अ न्यू आइडेंटिटी, ठीक है, ये भी ठीक बात है, करेक्ट है ये। एंड यानी कि हिंदी में हम इसको देखेंगे तो होगा तीसरे का, संविधान अपने नागरिकों को नई पहचान देता, सही बात है, नई पहचान देता ही है। चौथा है, संविधान सरकार को समाज की सामूहिक भलाई के लिए शक्ति प्रदान करता है, सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि गवर्नमेंट को क्या करता है, किसी शक्तियाँ दे देता है जो कि सरकार के लिए, जो कि सरकार जनता के लिए क्या कर सके, अच्छे काम कर सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 का 2 है और 2 का 1 है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, यानी कि 1 का 2, यानी कि ये जो ये है, ये वाला ऑप्शन ये क्या है, इनकरेक्ट है। कि ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जो सिर्फ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक देशों में ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मतलब जो अगर डिक्टेटरशिप होगी या कुछ भी होगा, मतलब तानाशाही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर भी लोकतंत्र ऐसा मतलब संविधान हो सकता है। वो उसको फॉलो करे या ना फॉलो करे वो अलग बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेयर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेंबर्स वर इलेक्टेड। देखिए बच्चे, अब हमें ये तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया, तो उसके मेंबर्स कहाँ से इलेक्टेड हुए थे। फर्स्ट है प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इस्टेब्लिश्ड इन 1935, सेकंड है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। फर्स्ट है संविधान सभा, हिंदी में संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुने गए थे। तो फर्स्ट है प्रांतीय विधानसभाएं 1935 में स्थापित, ठीक है, और सेकंड है केंद्रीय विधानसभा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 1 प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि प्रांतीय विधानसभा है। देखो बच्चों, लगभग एक बार क्या होता है कि 1935 में, उससे पहले क्या होती है, एक ही सरकार होती है लगभग, यानी कि जो मतलब ब्रिटिश की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसमें कुछ मेंबर्स इंडियंस भी होते हैं। लेकिन 1935 के जब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है तो उसमें क्या कहते हैं कि उसमें जो ये होंगी, क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पे दिल्ली होते हैं ना, दिल्ली का सीएम अलग है, केजरीवाल है, और यूपी के अलग हैं, ऐसे 28 स्टेट्स के अलग है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी ना, संविधान सभा के मेंबर जो चूज़ किए जाएंगे, इलेक्ट किए जो किए जाएंगे, वो कहाँ से चूज़ किया जाएंगे, वो ऐसे ही प्रोविजनल क्या होंगी, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, यानी कि प्रांतीय विधानसभाएं होंगी, वहाँ से चूज मतलब इलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे एक बार देखेंगे, यहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन विंटर of 1936-1937 एक्ट्स मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि मैंडेट कर दी गई थी। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस, यानी कि कितनी, अब जो हम बात कर रहे हैं ना कि कितनी जो ये प्रोविंसेस थी, कितनी प्रांतीय विधानसभाएं थी, तो कितनी थी बच्चों, यहाँ पे इसमें 11 थी प्रोविंसेस उस टाइम पे। जो मद्रास है सेंट्रल प्रोविंसेस है, बिहार है, ओडिशा है, यूनाइटेड प्रोविंसेस है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, ठीक है, असम है, NWFP है, बंगाल है, पंजाब एंड सिंध है। ये सब क्या थी, प्रोविंस, मतलब प्रोविंस, जैसे हमारे यहाँ पे है ना, दिल्ली है, मुंबई है, सॉरी महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात है, ऐसे यहाँ पे सीएम है ना, तो ऐसे यहाँ पे क्या थी, अलग अलग सरकारें थी राज्य की। तो यहाँ से ही मेंबर को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के संविधान सभा के मेंबर को चुना गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट फैक्टर्स दैट मेक कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका बुक के बीच में से ही है और आपका टॉपिक है ये, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना संविधान की सत्ता, एक आपका टॉपिक आता है अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसी में ये बीच एक क्वेश्चन भी बनता है कि आपके कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। तो फर्स्ट है मोड ऑफ प्रोमोलिगेशंस, ठीक है, उसमें इसका मतलब है द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशंस which were created in the aftermath of popular national movement referendums, ठीक है। संविधान को प्रभावी बनाने वाले सही कारकों का चयन कीजिए। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे सफल संविधान ऐसे संविधान हैं जो लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलनों
जनमत संग्रह के बाद बनाए गए थे। बिल्कुल ठीक बात है कि देखो बच्चों, इंडिया ने लगभग 800-700 साल तो किसकी मुगल्स की और सल्तनत की क्या करते हैं, गुलामी करते हैं, सहते हैं हम, ठीक है, एक्सपीरियंस होता है हमें। फिर 200 साल करीब क्या करते हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी हम सहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद नेशनल मूवमेंट होते हैं, चाहे हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, मतलब डिसओबीडेंस की बात करें, ठीक है, क्या बोलते हैं, दांडी मार्च का, तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं इंडिया में मूवमेंट होते हैं। तो ये जो मूवमेंट होते हैं ना बच्चों, इन्हीं मूवमेंट से हम क्या है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। इसलिए ही फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस डाले जाएंगे ना, वो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर डाले जाएंगे। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा है, साउथ अफ्रीका का है और अमेरिका का, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये सब हमने किस बेसिस पे बनाए, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनाए, अनुभव के बेसिस पे बनाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल ठीक है कि मतलब अब जब इतने आंदोलन होने के बाद कोई संविधान बनेगा तो मान लो वो इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, वो उस देश का संविधान बिल्कुल होगा। सेकंड है द सब्सिडेंटी प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज राइट्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, यहाँ पे वीकर ERO रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संविधान का मूल प्रावधान मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक अधिकार समाज का कमजोर वर्ग। कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, अब कुछ ऐसे सब्सिडेंटिव का मतलब होता है मूल, यानी कि क्या होगा बच्चों, मूल का मतलब मेन, ये कुछ ऐसे आर्टिकल भी डाल दिए जाएंगे जिसको कोई भी चेंज नहीं किया कर पाएगा। जैसे आपके फंडामेंटल है, गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। अल्पसंख्यक जो होंगे, माइनॉरिटीज होंगे, जो हिंदू मुस्लिम सिख, सॉरी क्या बोलते हैं, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्धिस्ट होंगे, पारसी होंगे, इनके राइट्स को क्या, आप जैसे अगर हम राइट आर्टिकल पढ़े 25 to 28, ठीक है, ये क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स क्या है, हमारा राइट है, ठीक है। तो उसमें फोर जो राइट्स है वो क्या है, डिस्क्राइब किए। तो मतलब कि अल्पसंख्यक को भी मतलब राइट्स का एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता, इनको सिक्योर फील कर सकते हैं, मतलब सिक्योर फील होगा उनको। और आर्टिकल अगर हम 29 और 30 की बात करें, 28, हाँ 29 और 30 की बात करें, तो वो भी एजुकेशनल एंड कल्चरल क्या हो गए, राइट्स है, ठीक है। तो मतलब सब्सिडेंटी का मतलब क्या होता है बच्चों, सब्सिडेंटी का मतलब होता है मेन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या कर दिया कि भैया ये अधिकार, इन आर्टिकल को कोई भी छेड़ नहीं सकता। यानी कि सच्ची सही बात है ना, मान लो अगर कोई सरकार दूसरी आती है और वो सारे फंडामेंटल राइट्स इधर उधर कर दे, सब हटा दे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा ना, वो बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, वो इफेक्टिव नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो क्लियर है, ठीक है वो। देन बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, इसमें जो आपका भी एक टॉपिक है, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब ये है कि संतुलित संस्थागत डिजाइन, यानी कि हमारी जो जुडिशरी है, हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, इलेक्शन कमीशन के लिए भी आर्टिकल अलग से 324 की व्यवस्था अलग से की गई है कि मतलब कि इनके पावर्स और इनकी जो फंक्शन है वो क्या है, इक्वली डिवाइडेड है, कोई भी किसी के काम में दखल नहीं दे सकता। जुडिशरी ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो वो सब पे मतलब क्या होगा, लागू होगा ही। तो अब मान लीजिए कितनी अच्छी पावर दी है, मतलब अगर मान लीजिए सरकार कुछ ऐसा नियम कानून लेके आ रही है तो जुडिशरी क्या करेगी, आर्टिकल 13 का यूज़ करके क्या करेगी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या करेगी, डिक्लेयर कर देगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीनों ही क्या होंगे बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1 2 3 ये तीनों ही क्या करते हैं, किसी देश के संविधान को क्या बनाते हैं, इफेक्टिव और प्रभावी बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इंग्लिश में भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नहीं लिखा, ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये सारी तीनों चीज़ें क्या करती है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाती है, इफेक्टिव बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8 हु फर्स्ट एड्रेस द चेयरमैन एज द चेयरमैन, हु फर्स्ट एड्रेस एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि पहली फर्स्ट मीटिंग कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो उस टाइम पे कौन होते हैं जो उसको वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रेस करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके पास फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब बनती है तो उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वो होते हैं राजेंद्र प्रसाद, और वही क्या करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, यानी कि संबोधित करते हैं। एक क्वेश्चन और बच्चों यहाँ से जुड़ता है, वही जुड़ता है, ये दिख रहे हैं आपके राजेंद्र प्रसाद यहाँ बगल में, ये रे। तो एक क्वेश्चन और जुड़ता है इसके साथ, जब राजेंद्र प्रसाद नहीं होते ना, उससे उससे पहले एक ना नॉन परमानेंट मेंबर बनाए जाते हैं जो एज ए इनका ही काम देख रहे होते हैं। वो कौन होते हैं, सच्चिदानंद होते हैं। कौन होते हैं बच्चों, सच्चिदानंद,
सच्चिदानंद होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन सेम ही हो गया, यानी कि अभी एड्रेस कौन कर रहा है, सबसे पहली मीटिंग जो है थी उसको एड्रेस किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के हेड कौन थे, वो भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेंबर्स वर इलेक्टेड ऑफ शेड्यूल कास्ट इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के मेंबर कितने चूज किए, ऑप्शन नंबर 1 20 एंड ऑप्शन नंबर 2 28। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चों यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि जो आपकी पुरानी जो बुक होंगी किसी बच्चों के पास, उसमें 26 भी लिखा है, तो न्यू वाली वो जो बुक है, और जो आप अगर आप एनसीईआरटी की ई बुक से डाउनलोड करोगे तो उसमें क्या लिखा है, 28 ही लिखा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या लिखना है बच्चों, 28 लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द कैबिनेट मिशन। देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ी और हम डिस्कस करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन क्या होती है, कमेटी होती है। ये जो कैबिनेट मिशन होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, कमेटी होती है। अब कमेटी किसकी होती है, ये कमेटी होती है, ये कमेटी होती है कैबिनेट, और सॉरी ब्रिटिश कैबिनेट की, यानी कि जो इंग्लैंड में एक कैबिनेट होती है ना, जैसे हमारे पीएम की कैबिनेट है, ठीक है, उसमें रक्षा मंत्री वगैरह सब, ऐसे ही ब्रिटिश में कैबिनेट होती है, वो एक कमेटी बनाती है, उसका नाम क्या होता है, कैबिनेट मिशन। और उसका मिशन क्या होता है, उसका मिशन ये होता है कि अब भारत का संविधान बनेगा, तो उस जो भारत का संविधान बनेगा उसकी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी, जो संविधान को बनाएगी, उसके मेंबर कहाँ से कैसे चुने जाएंगे। ठीक है, तो आपको चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन अबाउट द कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के बारे में हम पढ़ते हैं एक बार। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज द कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो कमेटी थी, सॉरी, ये ब्रिटिश कैबिनेट की एक कमेटी होती है कैबिनेट मिशन, जो कि ये बताती है कि संविधान को बनाने वाली जो संविधान सभा है उसके मेंबर कहाँ से चुने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है बच्चों, इसका भी ठीक है, एक बार रीड करेंगे आप। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा वाला है ऑप्शन कि ऑल द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स इन द रेशियो ऑफ 1 सीट ऑन 10 लाख पॉपुलेशन, रिजल्ट प्रोविंसेस गेट 2292 सीट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स गेट 93 सीट्स एंड मेंबर्स। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों कि अलग से भी इसको हम डिस्कस करते हैं कि हिंदी में एक बार करते हैं कि सभी प्रांतों और रियासतों को 10 लाख की आबादी पर एक सीट के अनुपात में सीटें आवंटित की गई। परिणाम, प्रांतों को 292 सीटें और रियासतों को 93 सीटें मिली। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, मान लीजिए अब इनको मेंबर चुनने हैं। ठीक है, अभी मेंबर तो इलेक्शंस नहीं होंगे इसके लिए डायरेक्ट, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या किया था अभी हमने, क्या अभी पीछे एक हमने डिस्कस, ये क्वेश्चन आया था कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे वो कहाँ से इलेक्ट हुए थे, तो वो कहाँ से हुए थे, प्रोविजनल से। अभी 11 प्रोविजनल्स हमने पढ़ी थी ना, प्रांतीय विधानसभाएं। तो प्रांतीय विधानसभाएं क्या करती है, उनको चुनती है। अब वो चुनती कैसे है, वही चुनती है कि 10 लाख की आबादी पे क्या होगा, यानी कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे कितनी सीट होगी, एक सीट आएगी। ठीक है, मान लीजिए अगर दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ है। ठीक है, तो दिल्ली की में कितनी सीट होगी, 10 लाख पे एक हो गई, तो कितनी होगी 10 और तो 20 सीट हो गई, यानी दिल्ली की कितनी सीट होगी, 20। ऐसे ही क्या होता, पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दी गई थी कि भाई अगर 10 लाख पे एक पॉपुलेशन बनाई। अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि प्रांतों में सीटों को 3 मुख्य समुदाय मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच में क्या करते थे, बांट देते। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन है, सीट्स इन प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख एंड जनरल। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो 10 लाख जो सीट ली है ना, अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि मान लीजिए किसी एक एरिया में ऐसे भी हैं जो जहाँ पे मुस्लिम 10 लाख रहते हैं, तो उनमें से एक मुस्लिम आएगा। कुछ ऐसा एरिया भी है जहाँ पे 10 लाख में 10 लाख मतलब लोग रहते हैं, और उसमें से एक कौन होगा, सिख आएगा। अब यहाँ पे जो जनरल है वो जनरल कौन है, हिंदू हो गया। ठीक है, हिंदू क्या करेंगे, जो जनरल होंगे, मतलब जनरल, क्योंकि जनरल किसके लिए यूज़ करते हैं, मेजोरिटी के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो भी एकदम करेक्ट है, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ना। एंड ऑप्शन नंबर 4, मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी in the provisional legislative assembly elected their own representative by the method of proportional representation with single transferable vote। यानी कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो मेंबर चूज किए गए थे, इलेक्ट किए गए थे, वो कहाँ से किए गए थे, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली से चूज किए थे। अब यहाँ जो मेंबर हैं उस मतलब विधानसभा में जो व्यक्ति बैठा हुआ है प्रांत की विधानसभा में, वो क्या करेगा कि
जो व्यक्ति जिसको चूज करना है वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट ही क्या करेगा, सिंगल ट्रांसफर का वोट का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा है ना सिंगल ट्रांसफेरल, सिंगल ट्रांसफर का वोट का मतलब होता है डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति को वोट दे देना। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर किसी नाम के ऊपर आए, 2-4 नाम आ रहे हैं, 3 नाम आए, जितने भी ना, मान लीजिए 2 नाम आए, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं उस विधानसभा का या प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हूँ, मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, या तो पहले क्या होता था नेम ही लिख देते थे या फिर एक स्टैम्प मार देते। ठीक है, फिर उस स्टैम्प को गिन लिया जाएगा और डायरेक्ट डिसीजन ले लिया जाएगा कि भाई मेंबर कौन बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई कौन से वोट से हुआ था। एक तो प्रोपोज, ये एक सब वर्ड है यहाँ पे प्रोपोर्शनल, देखेंगे यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जब आप बच्चों वो करोगे ना, अनुपातिक, ये लिखा हुआ यहाँ पे अनुपातिक, जब आपका थर्ड चैप्टर आप करोगे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन वाला, तो उसमें आपके 2 होते हैं, एक एफपीटीपी होता है, एक पीआर सिस्टम होता है। ये पीआर सिस्टम का ही एक वो है, सिंगल ट्रांसफर वोट क्या है, एक मेथड है। चलिए, तो कैबिनेट मिशन के बारे में सारी चीज़ें क्या हैं, करेक्ट हैं। कैबिनेट मिशन जब आता है तो वो सब ये सारी चीज़ें वो बताता है कि हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए यानी कि संविधान सभा के लिए मेंबर कहाँ से चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर 1949। यानी कि अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ये कि हम कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब ड्राफ्टेड हो गया था, यानी कि कब बन के तैयार हो गया था, वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, वो बन के तैयार हो गया था। और ठीक है, और तो ये क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर प्रेसिडेंट ऑन 26 नवंबर 1949, यानी कि जब वो बन गया था तो कितने मेंबर उसमें वहाँ पर मौजूद थे। तो हिंदी में आप समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कितने सदस्य प्रस्तुत थे। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 284 मेंबर क्या थे उस टाइम पे प्रेजेंट थे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हम ये आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री नंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज, कितनी थी। देखिए स्टार्टिंग में जब क्या बोलते हैं, हमने एक ये क्वेश्चन किया था यहाँ पे बच्चों, अभी अभी जस्ट इसी को डिस्कस जो कर रहे थे हम कैबिनेट मिशन वाला, तो जो क्या बोलते हैं 10 लाख पे पॉपुलेशन आ गया। बेसिकली क्या था उस टाइम पे, एक तो ब्रिटिश वाली प्रोविंसेस थी जो 11 प्रोविंसेस थी, और क्या बोलते हैं, और रजवाड़े भी थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स भी थे वहाँ पे। तो प्रोविंसेस से तो 292 मेंबर क्या होते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन 93 मेंबर्स कहाँ से होते हैं, प्रिंसली स्टेट्स से आते हैं। ठीक है, अब इनके लिए तो इलेक्शंस होते हैं, इनके लिए इलेक्शंस नहीं होते। ये क्या करते हैं, राजा क्या करते हैं, अपने ही कंसल्टेशन के हिसाब से उन व्यक्ति को भेज देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मतलब प्रिंसली स्टेट से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मेंबर कितने थे, तो कितने मेंबर थे, 93 थे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो ये है वो ये है कि आफ्टर द पार्टीशन, यानी कि इन अगर हम 292, अगर हम 292 और क्या बोलते हैं 93 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 385 आएगा। तो ये 385 मेंबर क्या थे, ये जो 385 थे ये मेंबर तो क्या थे, हमारे टोटल मेंबर थे बिफोर पार्टीशन। ये जो 385 मेंबर यहाँ मैंने लिखा ना बच्चों, ये तो क्या थे, बिफोर पार्टीशन थे, यानी कि पार्टीशन होने से पहले जो पाकिस्तान में मेंबर चले गए उनको मिलाकर थे। लेकिन जैसे ही पार्टीशन होगा तो बाकी के मेंबर लगभग 86 मेंबर कहाँ चले जाएंगे, लगभग 86 मेंबर कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे। तो कितने बचेंगे, 299, यानी कि 239 मेंबर क्या थे, यानी कि हमारे पास फिगर क्या आ गया, 385 तो मेंबर टोटल थे। ठीक है, 86 माइनस हो जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, बचते हैं कितने, 299। और जब साइन होता है, अभी अभी क्वेश्चन किया हमने, तो जो साइन होता है 26 नवंबर 1949 को, तो कितने मेंबर होते हैं, 284 होते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट एनी वर्चुअल डिबेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू रिजर्वेशन। संविधान का कौन सा प्रावधान बिना किसी बहस के पारित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार और आरक्षण का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चे, यही एक ऐसा प्रोविजन था, यानी कि प्रावधान था जो कि बिना किसी डिबेट के क्या हो गया, पास हो गया। क्योंकि हमें पता था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया होता, सभी इंडियंस को, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको, चाहे वो मेल ही क्यों ना, मेल भी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी राइट टू वोट नहीं था,
और महिलाओं की तो बहुत दूर की बात है। महिलाओं को तो 1928 में 1928 में ही ब्रिटेन के लोग देते हैं। इतने समझदार लोग जो है, जिसने दुनिया पे राज किया है, वो अपनी महिलाओं को वोट से वंचित रख सकते हैं, डिप्राइड रखते हैं। ठीक है, तो इंडिया की तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमने क्या बोला कि जित जो भी अपना 21 उस समय पे क्या थी, 21 एज थी। ठीक है, तो 21 जो भी 21 का था, चाहे वो लेडीज़ हो या मेल हो, वो सभी क्या दे सकते हैं, राइट टू वोट दे सकते हैं। ठीक है, एक बच्चों आपके साथ इसमें और क्या क्या वर्ड आ सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंचाइज लिखा है, यहाँ पे ये जो फ्रेंचाइज लिखा है ना, फ्रेंचाइज का भी मतलब यही होता है जो कौन है, मतलब जो वोट देने के लायक है, यानी कि जो 18 प्लस है या 21 प्लस है। एक वर्ड और आपका यहाँ पे मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सफरेज। क्या मिलेगा, सफरेज। ठीक है, सफरेज का भी मतलब वही है। अगर मैं वीमेन सफरेज की बात करूँ तो महिलाओं के वोट के अधिकार। ठीक है, तो सफरेज का भी मतलब क्या है, वोट ही होता है। चलिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ इसको जूम करके देखेंगे तो देखिए, सफरेज, पॉलिटिकल फ्रेंचाइज और सिंपली फ्रेंचाइज इज राइट टू वोट टू पब्लिक पॉलिटिकल इलेक्शंस ऑल। तो ये जो सफरेज का मीनिंग है, क्या मतलब होता है, वो सब इसके बारे में लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी। फर्स्ट भीमराव अंबेडकर, सेकंड है वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस और गांधी के कटु आलोचक कौन थे, भीमराव अंबेडकर और सर वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर, आपको फोटो दिखी गई हुई, भीमराव अंबेडकर। देखिए, भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं, जो रिजर्वेशन है ना, वो सब क्या है, इन्हीं की ही देन है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर हमेशा ये बोलते रहते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है ना, और जो गांधी जी है, ये एससी के लिए, दलितों के लिए कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ करते ही नहीं है, ये ऊंची जाति और इन सब के लिए ही लगे रहते हैं। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी के पूरे और गांधी के भी क्या होते हैं, बहुत बड़े आलोचक होते हैं, क्रिटिकर, इनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इनकी डिग्री के बारे में यहाँ बात करेंगे तो हम, मेरे को लगता है 2-4 मिनट और इनकी डिग्री गिनने में लग जाएगी। ठीक है, हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी एक बार समझना चाहिए। चलिए, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के शायद आगे क्वेश्चन भी वही आने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स है। द असेंबली मेट फॉर डेडस डेज स्प्रेड ओवर डेडस ईयर्स एंड डेडस मंथ्स। फर्स्ट है 166 2 ईयर्स 11 मंथ्स, 163 ईयर्स 10 मंथ्स। विधानसभा की बैठक डेडस दिनों के लिए हुई, जो डेडस वर्षों और डेडस महीनों में हुई थी। देखिए, हमें ये तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो कितना टाइम लगा उसको, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में उसको लगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वो कितनी बार मीटिंग हुई उनकी, है ना, कितनी बैठकें हुई। तो बैठक कितनी होती है, 166 होती है। कितनी होती है बच्चों, 166। एंड ये फिर आपका 2 ईयर्स हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा और 11 महीने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ड्राफ्ट कमेटी कब बनाई जाती है, वो बनाई जाती है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो फर्स्ट है भीमराव अम्बेडकर एंड सेकंड है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भीमराव अम्बेडकर, सॉरी। तो ड्राफ्ट कमेटी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, भीमराव अंबेडकर होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन जाती है तो क्या करते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, कमिटीज़ बनाई जाती है जो कि अलग अलग चीज़ों को देखती हैं। ठीक है, तो जैसे एक ड्राफ्टिंग कमेटी, अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करेगी, ड्राफ्टिंग का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना है, कि कौन सा आर्टिकल कौन से उसमें आएगा, पार्ट में आएगा। ठीक है, कौन सा, मतलब किसके लिए क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, कि कैसी पावर देनी है, मतलब कौन सा आर्टिकल किस में रखना है, किस में नहीं रखना, ये सब कौन करेगा, ड्राफ्टिंग कमेटी करेगी। और इसके हेड कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन पावर एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यूनियन और फॉरेन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर लेना है, उस टाइम में जो कमेटी थी उसके हेड कौन होते हैं। फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है गांधी। यानी कि संघ शक्ति और संघ संविधान के अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू और गांधी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों इसमें, 1, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। देखिए बच्चे, जो यूनियन गवर्नमेंट होगी, यानी कि यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसको कितनी पावर देनी है ना, स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा देनी है, कम देनी है, ये सब कौन, सारे सब्जेक्ट्स को कौन देख रहा है, विषय को वो देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। और जो फॉरेन की, मतलब कि दूसरे देशों के साथ किस तरह से संबंध रखने हैं नहीं रखने, कौन सी हमें आइडियोलॉजी फॉलो करनी है नहीं करनी, ये सब कौन देख रहा है, जवाहरलाल नेहरू। तो इस कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि जब हरी सिंह वाला जो हमारा केस होता है, ठीक
ठीक है, जब वो क्या बोलते हैं पाकिस्तान अटैक कर देता है कश्मीर के ऊपर, राजा हरी सिंह आते हैं, फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू ही कहाँ चले जाते हैं, यूएनओ में चले जाते हैं। अब यूएनओ में जाना क्यों था, नहीं जाना था ना, हम ही जब हम लाहौर तक घुस गए थे अंदर तक तो हम ही डिसाइड कर लेते, ठीक है। फिर उसके बाद यूएनओ में जाने का फ़ायदा क्या होता है, पीओके तो वहीं चला जाता है ना। पीओके जो आज है पाकिस्तान के कब्जे में हमारा कश्मीर है वो वहीं ले लेते हैं, मतलब हम जीत के भी क्या करते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। और अब यूएनओ क्या मानता है, उस एरिया को अभी भी मतलब डिस्प्यूटेड मानता है, ना तो पाकिस्तान का हिस्सा मानता, ना ही इंडिया का मानता है। और इंडिया बार बार बोलता रहता है कि भैया अब यूएनओ हमारे बीच में मत आना, ठीक है। तो अब इसको आप गलती समझे या कुछ भी समझे। क्वेश्चन नंबर Question number 19. Who was the president of steering committee, national flag committee and rules of procedure? फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है नेहरू। संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति और प्रक्रिया के नियमों के अध्यक्ष कौन थे। देखिए अभी मैं कमेटी डिस्कस कर रहे हैं सारे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाना है, कौन सा मतलब अलग अलग कमेटी बना देते हैं, ठीक है भाई। अगर नेशनल क्या बोलते हैं, जैसे अब ये वाली कमेटी है नेशनल फ्लैग वाली और स्टीयरिंग कमेटी। अब यहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी क्या, स्टीयरिंग का मतलब वही स्टीयरिंग वाला वही, ठीक है, जो हम गाड़ी वाला स्टीयरिंग, यानी कि इन द सेंस की संचालन करना है। संचालन मतलब चलाने वाला कौन है, कौन सी मीटिंग कब होगी, डेट क्या होगी, किस समय क्या बैठा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर 2 है नेहरू, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं, वो संचालन समिति के यानी कि स्टीयरिंग कमेटी के और साथ साथ नेशनल फ्लैग जो कमेटी बनती है और रूल ऑफ प्रोसीजर होगी उसके भी क्या होंगे, हेड होंगे कमेटी के, ठीक है। इनमें से कोई भी एक कमेटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स, ठीक है। तो जो एक कमेटी और बनती है जो कि किसके बारे में बात कर रही है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रही है, माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर रही है और ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी वर्ग की बात कर रही है। तो इसके हेड कौन होंगे, तो इसके हेड फर्स्ट है वल्लभ भाई पटेल, सेकंड है नेहरू। तो ऑप्शन, और हिंदी में भी यही है वल्लभ भाई पटेल और नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मानव अधिकारों और माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यकों, ट्राइबल यानी कि आदिवासियों के सलाहकार के रूप में क्या होते हैं, ये हेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. देखिए बच्चे आपके एडजशन वाले भी क्वेश्चन आएंगे, ये कन्फ्यूजन हो रही है कि 12th वाले तो, क्योंकि 12th में तो ये आ ही रही हैं एडजशन, तो बी प्रिपेयर आपके भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के भी तो आएंगे ही आएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी पीरियोडिक जो टेस्ट हुआ था उसमें आए थे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको एक एडजशन दिया जाएगा और एक आपको क्या दी जाता है, रीजन। तो मैंने आपको बार बार ये बताया कि आपको पहले क्या पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं रीजन, नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रॉट टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन दैट डिफाइन द एम्स ऑफ द असेंबली, ठीक है। ये तो हो गया रीजन। अब हिंदी में रीजन देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। संकल्प यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है जो विधानसभा के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। एंड अब एडजशन देखते हैं। एडजशन ये है कि अभिकथन जो है, बेस्ड ऑन दिस रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन गेव इंस्टीट्यूशन एक्सप्रेशन टू दीज फंडामेंटल कमिटमेंट्स इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, ठीक है। तो बच्चों देखो एडजशन और रीजन में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, रीजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रीजन। अब हमने रीजन पहला ये पढ़ते हैं, हमें एक चीज़ मिली है नेशनल मूवमेंट, ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब देखिए बच्चों इतने सारे आंदोलन होते हैं हमारे देश के अंदर, है ना। वो आंदोलन क्या होते हैं, एक एक्सपीरियंस होते हैं। जब हमारी संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान बनाने के लिए बैठेगी ना, तो वो सारे एक्सपीरियंस को याद रखेगी कि हमने किस तरह से राइट टू वोट के लिए डिमांड करते हैं, किस तरह से हम नील जो क्या बोलते हैं नील की जो खेती होती है इंडिगो प्लांट वाली, ठीक है, उसके लिए हम किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। हम किस तरह से दांडी मार्च के लिए वो दांडी में अलग अपने रूल मतलब रेट उस पर हाई कर देते हैं वो ना। तो हम इन सब चीज़ के लिए लड़ते आए हैं, इन चीज़ों के लिए। तो जब हम संविधान, अब हम आज़ाद हो गए, हम अपना संविधान बना रहे, तो ये चीज़ें तो हम पहले रखेंगे ही ना। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक है ना ऐसा, देखिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी देश का अगर जो संविधान होगा ना, उसका क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, उद्देश्य प्रस्ताव। देखेंगे यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव इनका लिखा है, ये रहा
उद्देश्य प्रस्ताव ये रहा, ठीक है, यहाँ हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, इसके नीचे आप देखेंगे ना यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, जैसे मान लो अगर अफ्रीका के उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका के में क्या होगा, राइट टू प्राइवेसी होगा, ठीक है। प्राइवेसी मीन्स कि निजता, मतलब उनके लोगों की प्राइवेसी को कैसे रखा जाए, ठीक है। उनका ये भी होगा कि उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन अब नहीं होगा, कि अब भाई ब्रिटेन ने, डच ने, स्पेन ने इनका जितना रिसोर्सेज का यूज़ करना था अब कर लिया, अब इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है। एक आइडेंटिटी की भी बात करते हैं, तो ऐसे ही ये क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में कि हाँ, फिर हमें ये पता चलेगा कि भाई इंडिया के अंदर है ना, मतलब हिंदूज़ के साथ साथ सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है ना, इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब हम बना रहे थे ना, क्या बना रहे थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जब एक लिस्ट जब तैयार हो रही थी कि हम अपने देश के लोगों को क्या क्या देंगे, इस संविधान में हम दावा कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपसे अब आपको ये सब मिलेगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो रीजन में ये था कि जैसे ही नेशनल मूवमेंट हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, उसमें हमने क्या डिफाइन कर दिया कि भैया अब जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगी वो क्या करेगी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नेशनल मूवमेंट में जो जो हमने एक्सपीरियंस लिया था वो सब हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या था, अब इस एडजस्टमेंट में ये बोला कि जैसे ही ये रिजोल्यूशन आया, यहाँ लिखा ना ये रिजोल्यूशन, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया, रिजोल्यूशन जो आया, तो रिजोल्यूशन में हमने क्या क्या लिखा, क्या रखा, इक्वलिटी रखी, लिबर्टी रखी, डेमोक्रेसी रखी, सॉवरेनिटी रखी, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी रखी, ये सारे विचार क्या रखे हमने उसके अंदर रखे। तो अब आपका अगर एडजस्टमेंट में क्वेश्चन आएगा तो अब मान लीजिए, अब पहला तो ये है, आपको ये देखना है कि दोनों चीज़ें ठीक है क्या ये दोनों जो चीज़ें बोली है ये दोनों ठीक है या नहीं है, पहले तो ये देखना है। तो अगर मान लीजिए दोनों ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है बच्चों, दोनों ठीक हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक गलत हो इसमें, लेकिन एक ठीक हो सकता है। एक तो ये चीज़ होगा कि या तो दोनों ठीक होगी या दोनों में से कोई एक गलत होगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, ये दोनों चीज़ें ठीक है और ये जो रीज़न है ये एडजस्टमेंट की एक्सप्लेनेशन ठीक कर रहा है, यानी कि ये ठीक बोल रहा है इसके बारे में। ये जो लाइन हमने यहाँ नीचे पढ़ी है वो ठीक बोल रहा है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट होंगे, और अब जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आएगा उसके बाद जो कमेटी बैठेगी ना, असेंबली बैठेगी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, वो किन बातों का ध्यान रखेगी, इक्वलिटी का ध्यान रखेगी, लिबर्टी का ध्यान रखेगी, डेमोक्रेसी का ध्यान रखेगी, इन सब चीज़ का कह रहेगी ध्यान रखेंगी। तो कुछ इस तरह से आपके पास होंगे ऑप्शन आएंगे, बोथ द एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो हमारा आंसर ही यही है, फर्स्ट है, यानी कि दोनों चीज़ें ठीक भी है और जो रीजन है उसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अब और कैसे आ सकते हैं, बोथ द एजर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। अभी देखो उन्होंने बोला, यहाँ भी करेक्ट बोला है, दोनों चीज़ें करेक्ट तो हैं, यहाँ भी करेक्ट बोला है, लेकिन वो जो रीजन है वो एजर्शन की क्या नहीं करता, एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं करता। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे करता है, यहाँ पे नहीं करता। सी में क्या बोला, द एजर्शन इज करेक्ट इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, यानी कि एक चीज़ गलत हो सकती है दूसरी सही हो सकती है। इसमें फोर्थ में क्या बोला, द एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, मतलब आपको पहले ये देखना है उसमें से कोई गलत है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है दोनों सही है तो दोनों सही में अगर वो उसको एक्सप्लेन ठीक से कर रहा है, यानी कि वो दोनों बातें एक ही बोल रहा है, तो वो दोनों क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगर दोनों बातें तो ठीक है, दोनों एडजर्शन और रीजन तो ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, तो हम ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करेंगे। लेकिन इस वाले केस में हम क्या चूज़ करेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेंगे, ठीक भी है दोनों और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड द जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अभी जो हम ये रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, कि हम एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे कि हम अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है, जो संविधान बना रही है, उसका एम क्या हो गया, उसका उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। तो ये कब करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 और जो है वो है 13 दिसंबर 1946 एंड ऑप्शन नंबर 2 22 जैन 1947। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, ठीक है, 13 दिसंबर 1940 और 22 जनवरी 1947, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सीधा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को क्या करते हैं, ये पेश करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या होगा, ये आपका एक टॉपिक है पूरा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर।
ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब हमने बता दिया कि हम ये करेंगे दुनिया भारत के लोगों के लिए, तो वो क्या क्या करेंगे, तो उसमें पहला काम इन्होंने बोला कि इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक। तो उन्होंने बोला कि जो भारत है, जो भारत है, जो भारत है एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणतंत्र होगा। यानी कि हम क्या होंगे, इंडिपेंडेंट भी होंगे, संप्रभु। यहाँ पे जो इंग्लिश में वर्ड लिखा है बच्चों, सॉवरेन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई देश क्या बोलते हैं, उस देश के निर्णय, यानी कि उस कंट्री के जो डिसीजन होंगे वो कोई और लेता है। ठीक है, मान लो कि इंडिया में अगर हम मतलब हम किसी के गुलाम हो या ना हो, लेकिन हमारे डिसीजन हम नहीं लेते पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, हमारा भविष्य जो है वो मतलब कोई दूसरा तय करता है, तो हम क्या होंगे, सॉवरेन नहीं होंगे। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, यानी कि अब हम सारे सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गए हैं। ठीक है। और सेकंड इसमें रिपब्लिक भी, रिपब्लिक का मतलब क्या है, देखिए बच्चों, रिपब्लिक उसके आगे यूज होगा जिसका अपना क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि जो भी कंट्री आज़ाद होगी उसके बाद क्या बनेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो रिपब्लिक में जब हमारा कब बनाते हैं हम, 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, ठीक है, तब हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं। यानी कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950 को, वैसे ही हम क्या करते हैं, पूरे के भारत के जितने भी एक एक व्यक्ति होता है वो एक एक ना, मतलब ये समझ लो जैसे सुई के अंदर एक वो सुई के धागे में सारी मोतियां पिरो देते हैं ना, वैसे ही हम क्या हो, एक एकता के सूत्र में क्या होते हैं, बन जाते हैं, एक मतलब एक साथ हो जाते हैं। तो जैसे ही हम रिपब्लिक हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं कि अब हम क्या कर हो चुके हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आ चुके हैं और हम सब क्या है, सब यूनाइटेड हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बार बार पूछते हैं कि 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन 2 महीने पहले 2 महीने बाद क्यों उसको इम्प्लीमेंट किया। तो 2 महीने बाद इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि 1929 को 1929 को एक सेशन होता है किसका, कांग्रेस का, उसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि वो 26 जैन 1930 को क्या करेंगे, वो बनाएंगे पूर्ण, वो क्या बनाएंगे, पूर्ण स्वराज, वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब पूर्ण स्वराज का मतलब क्या, पूर्ण का मतलब हो गया कंप्लीट, ठीक है, और स्वराज का मतलब हो गया, स्व का मतलब होता है सेल्फ रूल। कहने का मतलब क्या होगा इसका, सेल्फ रूल। ठीक है। ये कौन डिसाइड कर चुकी होती है, कांग्रेस पार्टी, कब 1929 में कर चुकी थी सेशन में हो, कि हम 26 जनवरी को क्या करेंगे, 1930 को क्या करेंगे, हम अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है। हमें उस टाइम पे इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, लेकिन ऐसा डिक्लेयर किया था। तो सबने ये सोचा कि जब हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था 26 जनवरी को, तो हम नवंबर में तक आ ही चुके हैं, तो हम क्यों ना 2 महीने बाद ही इसको लागू करें। तो इसलिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, 2 महीने बाद। ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है उसके जो पॉइंट के अंदर फर्स्ट ठीक है कि हमने ये बोला कि इंडिया क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरेन होगा, रिपब्लिक होगा। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज, इंडिया स्टेट्स, अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश एंड इंडिया स्टेट्स वर आर विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ द यूनियन। कहने का मतलब जो इंडिया के जितने भी स्टेट होंगे अब उसको क्या बोला जाएगा, इंडिया बोला जाएगा। ठीक है। एंड हिंदी में भी एक बार आप देख लेंगे बच्चे इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके लेके आराम से रुक कर देख लेंगे इसको। थर्ड, ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ फ्लो फ्रॉम द पीपल। ठीक है। तो सभी शक्तियों और अधिकार और इसके गठन लोगों से स्वयं प्रभावित होते हैं, यानी कि सरकार बनेगी तो कौन बनाएगा, लोग ही बनाएंगे। ठीक है। फोर्थ में अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी क्षेत्रों में दलितों और अन्य पिछड़ों और वर्गों का पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी, यानी कि आदिवासी को और ट्राइबल एरिया को और जो माइनॉरिटीज होगी उनको क्या सेफ गार्ड्स मिलेंगे, बैकवर्ड क्लासेस को और क्या बोलते हैं, ट्राइबल एरियाज को। बच्चों ये मैंने सिर्फ 4 ही लिए और ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। मैंने ये सिर्फ ये 4 ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लिए हैं। ठीक है। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो मेरे ख्याल से 6-7 रिजोल्यूशन है, तो मे बी उसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, और हिंदी में भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच पॉलिटिकल सिस्टम अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया यानी कि जब संविधान जो जिसने बनाया था
उसने कौन सा सिस्टम इंडिया के लिए अडॉप्ट किया? फर्स्ट है पार्लियामेंट्री फेडरल, सेकंड है सेमी प्रेसिडेंटली और यूनिटरी, यानी कि संविधान सभा द्वारा कौन सी राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट्री कमेटी और फेडरल। पार्लियामेंट्री में क्या होता है बच्चों? पार्लियामेंट्री के अंदर आपको पता ही है 2 हाउस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम इंडिया ने लिया है वो कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है यानी कि ब्रिटेन से, ठीक है। और पार्लियामेंट्री की जननी यानी कि मदर किसको बोला जाता है? वो ब्रिटेन को ही बोला जाता है कि सारी जो पार्लियामेंट्री की जो स्टार्ट है वो कहाँ से होती है? ब्रिटेन से ही होती है, ठीक है। और फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है कि पावर्स को क्या करना है, जो पावर्स होती है उसको क्या करना है? डिवाइडेड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ठीक है। फेडरल का मतलब ये है, मतलब सेंट्रलाइज नहीं होगा, सारी सरकार सारी शक्तियाँ क्या होगी? एक के पास नहीं होगी। जबकि यूनिटरी में क्या होता है बच्चों? सारी शक्तियाँ एक के पास ही होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ये सोचा कि भाई हम अगर मान लो एक ऐसा, ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ना उस समय पे सोच रही थी कि मान लो हम एक ही सरकार बना देते ना, क्या ज़रूरत है सीएम केजरीवाल को और यूपी के अलग से सीएम चुनने की? एक ही चुन लेते जो सब कुछ कर लेगी। तो एक जो अगर मान लो पीएम होगा पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सारी भारत की समस्याओं को वो नहीं समझ सकते, ठीक है। तो वहाँ के लोग ही समझ सकते हैं, तो वहाँ के लोग में से ही चुनेंगे। फिर 73 और 74 अमेंडमेंट भी आएगा, फिर जो लोकल गवर्नमेंट को शक्ति देगा कि भैया अपने मतलब स्थानीय शासन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिलीव द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 फाइंड द इनकरेक्ट मैचिंग। ये आपका लास्ट वाला टॉपिक है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो बोरिंग करा है, जो मतलब लिया है, वो किन किन देशों से क्या क्या लिया है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को आपको इसमें से चूज करना है इनकरेक्ट मैचिंग। फर्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एफपीटीपी सिस्टम, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश से हमने क्या लिया है? एफपीटीपी प्रणाली और कानून के शासन का विचार, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रिटिश से हमने क्या लिया है? एफपीटीपी सिस्टम भी लिया है और आइडिया द रूल ऑफ द लॉ। और अभी पीछे करा है पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? वो भी ब्रिटेन से ही लिया है, पहला वाला ठीक है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने क्या है? ठीक लिया है। राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत किससे लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। फ्रेंच यानी कि फ्रांस से हमने क्या लिया है? उनके संविधान से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, बिल्कुल सही बात है। बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता, ये जो पॉइंट है, ये दुनिया को ये 3 शब्द मिले हैं ना, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिए हैं बच्चों, ठीक है। जब क्रांति होती है ना फ्रांसीसी, उसने दिए हैं दुनिया को कि आज़ादी क्या होती है, समानता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। तो ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से ही लिए। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये क्या है? इनकरेक्ट मैचिंग है, ठीक है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ही क्या होगा वैसे? करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए कनाडा से हम क्या लेते हैं? कनाडा से हम लेते हैं जो फेडरल सिस्टम हमारा कहाँ से होता है? वो होता है कनाडा से होता है, ठीक है। फेडरल का मतलब पावर्स डिवाइडेड जो होगी, ठीक है। तो पावर्स डिवाइडेड यानी कि सेंट्रल के पास क्या पावर्स होगी और स्टेट के पावर्स क्या होगी, ये हमने कनाडा से लिया है। और ज़्यादा शक्तियाँ किसको दी जाएगी? वो दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे एक रेजिडेरिस पावर्स होती है, रेजिडेरिस, RESIDUARY, ठीक है। रेजिडेरिस पावर्स होती है जो ना तो स्टेट लिस्ट में लिखी होती है ना सेंट्रल लिस्ट में लिखी होती है। उसके रिगार्डिंग अगर मान लो जैसे साइबर क्राइम है, ठीक है, वो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ये जो ये है पॉइंट अपना चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये कहाँ से लिया हमने? ये यूएस से लिया है, फंडामेंटल राइट्स से लिया है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? वो सही आंसर होगा, यानी कि वो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। 11th क्लास के स्टूडेंट को शेयर करना ना भूले। और अभी मैं इसमें आपके 9th और 10th चैप्टर जो है फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज द लिविंग डॉक्यूमेंट, उसके भी मैं कुछ एमसीक्यूज आपके प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि वो उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। कुछ स्कूल्स के में करवा रहे हैं कि ये फर्स्ट चैप्टर ही, ठीक है। सो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। चैनल का नेम मेरा है स्टडी विद राकेश सर, ओके। थैंक यू सो मच।